आप बता सकते हैं क्या नजर आ रहा है आपको? सर फाइनाइट सम्स एंड सिग्मा नोटेशन वाली। बस ठीक है, तो यही से हम स्टार्ट कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप इसमें देखें, ये कुछ चीजें आपके लिए फेमिलियर होंगी। तो ये मैंने सिर्फ इसलिए किया है कि आपको किसी को रेफरेंस करना हो कि आई एम यूजिंग दिस रूल दैट रूल। तो ये रूल हमने पहले भी डिस्कस किए थे। 4 रूल्स जो है ना, ये डिफरेंशिएशन में भी यही रूल थे, समेशन में भी ये रूल है, ठीक है। तो अभी जो चीज बुक में नहीं है और अभी इस बॉक्स के नीचे नजर आ रहा है, ये इंपॉर्टेंट है ना। ये मतलब आई आई डोंट थिंक कि आपने ये सुना नहीं होगा। फैक्टोरियल तो आपको याद होगा, लेकिन हैव यू हर्ड दिस फॉलिंग फैक्टोरियल? नो सर। अच्छा, इसको फॉलिंग फैक्टोरियल नाम शायद आपको पता नहीं है, लेकिन जो फार्मूला है ना, अगर आप ये दो केसेस देखें, m इज इक्वल टू 0 और m ग्रेटर देन 0। अब m ग्रेटर देन 0 जो एक्सप्रेशन देखे, ये आपने देखा होगा पहले भी। दिस इज नॉट समथिंग न्यू फॉर यू। वो परम्यूटेशन में आपने देखा होगा ना, कि मतलब फैक्टोरियल में आप एंड तक जाते हैं। सो यू स्टार्ट फ्रॉम अ नंबर एंड देन यू डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज, और एंड पे 3 2 1 तक आप पहुंच जाते हैं, ठीक है। इसमें आप वो एंड तक नहीं जाएंगे। आपको कितने फैक्टर्स चाहिए? एम का मतलब यह है कि यू विल ओनली कीप एम फैक्टर्स। समझ आ गई? तो आपने शायद इसको ऐसे देखा होगा, मैं लिख दूं, आपको याद रहेगा। आपने ऐसे देखा होगा के, और जो है ना, लेट मी जस्ट रिकॉल इट, आई थिंक एन पी के, इस तरह की चीज आपने देखी होगी, याद है? यस सर। ठीक है ना। तो फॉर एग्जांपल, अगर मैं उसको उस नोटेशन में लिखूं, तो आप क्या लिखेंगे इसकी जगह? ये जो मैंने लिखा है, इसको आप लिखेंगे, यू वुड राइट K P M. Yeah, this is what you would write. Because you start from K, yeah, and then you decrease, and how many factors do you see here? कितने factors हैं? M factors, ठीक है। और m is equal to 0 पे आप 1 है, ये भी m is equal to 0 पे 1 है। So इसकी अगर मैं एग्जांपल दे दूं, अगर आप मुझे बता सकते हैं, what will be 5 3, just to check whether we are on the same page। कोई बता सकते हैं क्या होगा? 5 times 4 times 3, ठीक है। आई कांट हियर यू, तो मुझे समझ नहीं आ रही कि आपको मेरी आवाज आ रही है कि नहीं। यस सर, आपकी आवाज आ रही है। सर आ रही है आपकी आवाज। तो ये आप मुझे बताएं, अगला मुझे बताएं, ताकि मुझे क्लियर हो जाए कि ये आपको समझ आ रही है। तो आप मुझे अब बताएं कि 4 2 क्या होगा? एनीवन? 4 and 3। 4 times 3। So this is what we will need now, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी एक प्रॉपर्टी आप नोट कर लें। फर्स्ट लाइन में क्या मैंने लिखा है? So I take k2, yeah, the following factorial 2 factors, and then I just then take the next value k plus 1। इसको अगर आप एक्सपेंड करें, तो इसमें k चूंकि कॉमन है, और फिर आप इन दोनों को देखें, ये k कैंसिल हो जाता है, यू आर लेफ्ट विद 2k। ये आप आराम से फिर देख सकते हैं, अगर अभी आप ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं ना, क्योंकि मुश्किल चीज नहीं है। सिमिलरली आप नेक्स्ट को देखें, तो यहाँ पे ये बच जाता है, नेक्स्ट को देखें तो ये बच जाता है, ठीक है। एंड वी कैन एक्चुअली गो ऑल द वे to have a new rule। अब इस रूल में आप चीज नोट करें कि the difference of two such factorials can be simplified as another factorial times, यहाँ पे m आ जाएगा। इस तरह यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पे m आ जाएगा। तो इस रूल को मैं कैसे एक्सप्लॉइट कर सकता हूँ? I can now start with this side, ठीक है ना। इस साइड पे मैं समेशन अप्लाई करता हूँ, इसको मैं इग्नोर कर दूं क्योंकि इंटरमीडिएट है, और मैं इस पे भी समेशन अप्लाई करता हूँ, इस पे भी अप्लाई करता हूँ। इससे पहले आपने एक चीज नोट करनी है कि ये जो फैक्टोरियल है, फॉलोइंग फैक्टोरियल जिसको मैं कह रहा हूं, दिस विल ओनली बी डिफाइंड इफ k इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। आप ये नहीं लिख सकते कि आप लिख दे यहाँ पे 4 लिख दे और यहाँ पे आप 5 लिख दे। इट विल नॉट बी डिफाइंड, इज नॉट, क्योंकि आप ये कर नहीं सकते ना, जो चीज आप कर नहीं सकते वो डिफाइंड नहीं होता। तो फॉर दैट रीजन, जब मैं ये सम अप्लाई करूंगा इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी,
तो इट टर्न्स आउट कि कुछ चीजें मैं लिख सकूंगा कि नहीं, जब जो नहीं लिख सकूंगा उसको मैं अलग लिखूंगा। एंड ये अगर मैं इस पे अलग अप्लाई कर दूं, इस पे अलग अप्लाई कर दूं, तो ये आपको नजर आ रहा है कि ये यहाँ पे वो सम है जो मैं लिख सकता हूँ आराम से। ये चूंकि मैं नहीं लिख सकता एज ए सम, तो मैंने इसको अलग लिखा है, इसका जो पहला है। और एंड पे इफ यू सिंप्लीफाई दिस, आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि आई हैव अ वेरी सिंपल फार्मूला। ठीक है, सो आई कैन हैव अ सिंपल फार्मूला व्हेनेवर आई वांट टू सम these factorials। और आपने जो चीज नोट करनी है वो ये है कि ये जो वैल्यू है ना m-1, ये इससे कम है। ठीक है, एक बात। दूसरी बात ये है कि ये जो अपर n है, ये जब वहां पहुंचता है तो इट बिकम्स लार्जर। ठीक है, तो इसकी अगर मैं लेट सपोज एग्जांपल लिखना चाहूं, अगर मैंने इसकी एग्जांपल लिखनी है तो क्या लिखूंगा ऊपर कि इफ आई वांट टू लेट से सम k, और यहाँ पे नीचे लिख दूं मैं लेट से 3 लिख दूं, तो यहाँ पे हो जाएगा के 3, और लेट से यहाँ पे लिख दूं मैं 7। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, कोई गेस कर सकता है? आई वांट टू यूज द राइट हैंड। तो डिनोमिनेटर 7 + 1 डिनोमिनेटर में 7 आ जाएगा। नहीं 7 नहीं, सॉरी, 3. डिनोमिनेटर नहीं, डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, क्योंकि दिस m इज लार्जर देन दिस लिमिट। तो ये अगर लिमिट 3 है तो दिस 3 विल बी m-1 एंड दिस हैज टू बी m। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा n+1, n मेरे पास क्या है 7 है, तो यहाँ पे क्या होगा 7 प्लस 1. और उसका कौन सा फैक्टोरियल, फोर्थ फॉलोइंग फैक्टोरियल। सो दिस इज हाउ यू कैन एक्सप्लॉइट दिस रिलेशनशिप। और ये सारी चीजें अगर आपको अभी लेट से कनेक्ट नहीं भी कर पा रही है, इनमें एक भी लाइन ऐसे नहीं है जो आपको पता नहीं है। मतलब आप इन सारी चीजों के लिए आपको सिर्फ एक ये डेफिनेशन चाहिए, द रेस्ट इज जस्ट अलजेब्रा। ठीक है, तो अब हम क्या कर सकते हैं। अच्छा, और यहाँ पे एक नाम भी है ना, कि जब भी, अब ये इतना आराम से क्यों हो गया आपने नोट भी करना है, ये आराम से इसलिए हो गया कि जब मैं इसको सम करूंगा ना, इन पर्टिकुलर इस चीज को, तो क्योंकि यहाँ पे k है और यहाँ पे k+1 है, तो इनमें बहुत सारे प्लस और माइनस सेम होंगे, वो कैंसिल हो जाएंगे। ये आपको सिर्फ एंड पॉइंट्स नजर आएंगे, एक एक एंड से और दूसरे एंड से वो टर्म्स बच जाएंगी। तो अब ये गौर से देखिए कि मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, नोटिस। इसको मैं थोड़ा सा, असल में ये काफी अर्सा बाद में यूज कर रहा हूँ सॉफ्टवेयर, तो इसको थोड़ा सा वो करना पड़ेगा। ठीक है, और सिमिलरली ये भी। अच्छा, तो जो चीज आपने नोट करनी है वो ये है कि हाउ सब्सीक्वेंट टर्म्स इन द अबाउट सम कैंसिल ईच अदर, लीविंग ओनली इनिशियल एंड फाइनल टर्म्स। ये आराम से इसलिए आ गया कि बहुत सारे वो जो बीच में टर्म्स थे वो चूंकि इक्वल थे, प्लस और माइनस, वो कैंसिल हो गए। whenever you have such a sum जिसमें अल्टरनेटिंग प्लसेस माइनसेस कैंसिल हो जाए, उसको हम कहते हैं टेलीस्कोपिंग सीरीज। क्या, टेलीस्कोपिंग। ये मैंने इसलिए इसका सेक्शन का नाम टेलीस्कोपिंग सीरीज रखा है, telescoping sums। Whenever you are adding falling factorials, the nice thing is that you will have these telescoping sums and that will give you a simpler result at the end। अब इसको ना, let's say मैं इस चीज को exploit करना चाहता हूँ, to add the first n integers। ठीक है, ये आपको, आपने पहले भी किया होगा ना इस तरह, 1 + 2 + 3 up to n। So I'm not using the usual method क्योंकि that usual method does not work with other cases। तो मैं इसमें ये मेथड यूज करना चाहता हूँ। ठीक है, अब मेरे पास रिजल्ट आ गया है ना। कैन आई राइट दिस सिग्मा k एज सिग्मा k1, यहाँ पे मैं 1 लिख सकता हूँ आपके ख्याल में? इस 1 का क्या मतलब है कि हम जस्ट नीड 1 फैक्टर। ठीक है, अब यहाँ पे ये m की जगह मेरे पास क्या होगा, 1 लार्जर, या तो दैट m विल बी 2। और जो अपर लिमिट है वो n है, तो आई गो 1 लार्जर, सो दैट विल बी n+1। बेसिकली ये लिमिट भी इंक्रीज हो जाता है, इट बिकम्स 2 एंड दैट n आल्सो बिकम्स n+1। और ये जो 2 है यही आपके पास इधर आ जाता है। अब इसको आप सिंप्लीफाई करिए, यू गेट दैट रिजल्ट व्हिच यू ऑलरेडी नो। ये क्लियर हो गया? सर एक बार फिर समझा दें।
आपको ये अगर समझ आ गया ना, ये 3 to 7 जिस तरह हम गए थे, तो लेट मी जस्ट रिमूव एवरीथिंग नाउ। यहाँ पे एक आसान सा होता है, रिमूव ऑल एनोटेशंस, एंड देन आई गो। यहाँ पे मैं अगर इसको लिखता हूँ ना, आई कैन राइट दिस एज 1 to n, और k को मैं लिख सकता हूँ k1। तो अब देखो ना, ये 1 क्या है, मेरे पास m-1 की वैल्यू है, किसकी? M-1 तो इफ अब मुझे वहां पे m चाहिए, तो m विल बी 2, ठीक है। तो ये यहाँ पे m लगेगा, यहाँ पे भी m होगा, और ये n तो मुझे पता है कि ये n+1 है। सो आई जस्ट गेट n+1 फॉलोइंग फैक्टोरियल, देन फॉलोइंग फैक्टोरियल, इसको आप सिंप्लीफाई करें, n+1 टाइम्स n/2, यू गॉट दैट। सही है। ठीक है सर, थैंक यू। अब ये तो आपको लगेगा कि यार ये तो पहले भी मैं कर सकता था। अब इसका असल फायदा अगले में आएगा, कि अगर मुझे ये चाहिए, ये तो आपको पता है ना कि इस केस में m की वैल्यू क्या होगी, h से ज्यादा तो 3 हो जाएगी, और दिस विल बी n+1, तो ये तो आप कर सकेंगे ना। अब यहां पे देखिए कि k फॉलोइंग फैक्टोरियल 2 क्या है, k टाइम्स k-1, और यहाँ पे अगर मैं k स्क्वायर्ड को इधर रखूं और k को इधर रखूं, तो आई कैन राइट k स्क्वायर्ड एज ए डिफरेंस ऑफ 2 फॉलोइंग फैक्टोरियल्स, ठीक है। ये डिफरेंस ऑफ 2 फॉलोइंग फैक्टोरियल्स है, ये मैंने ये कर दिया। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे k स्क्वायर्ड, लेट्स से मुझे सम ऑफ k स्क्वायर्ड चाहिए, सम ऑफ फर्स्ट n स्क्वायर्स, मैं इसको उधर ले जाऊंगा और जस्ट रीअरेंज, और इन पे मेरे पास ये फार्मूला भी आ जाएगा। ये आप आराम से घर में कर सकते हैं, क्योंकि जो असल ट्रिक था वो ये था, ये वाली लाइन, द रेस्ट इज सिंपली अलजेब्रा, ठीक है। अब अगर मैं n क्यूब का भी करूं, तो इस मेथड की पावर ये है कि द नंबर ऑफ स्टेप्स डजंट चेंज, यू जस्ट हैव टू चेंज द वैल्यू ऑफ m। तो यहाँ पे m की में m-1 2 हो गया, m3 हो गया, और विद अ बिट ऑफ अलजेब्रा आई कैन इवन गेट द सम ऑफ n क्यूब्स। तो ये 3 जो फार्मूला है ना, ये आपके पास वो बुक में लिस्टेड है, ठीक है। सो वी विल यूज दिस फार्मूला, एंड ओकेजनली वी विल हैव टू यूज दिस फार्मूला। अब इस सारी कहानी का जो अपशॉट है वो ये है कि आई हैव 3 formulas, even if you don't understand this. Sigma k from 1 to n is n times n plus 1 divided by 2. Sigma k from 1 square from 1 to n is what? ये फार्मूला है। और सिग्मा k क्यूब्ड k from 1 to n क्या है? ये फार्मूला है। 3 फार्मूलाज मेरे पास आ गए, ठीक है। Now the next example will illustrate why we need these formulas. अब आपको ये लास्ट टाइम जो हमने सम्स, लोअर सम, अपर सम्स किए थे, सो इस टाइम का हमने फंक्शन वो किया था ना, वी डेल्ट विद सच अ फंक्शन। तो वी स्टार्ट विद दैट अगेन, एंड दिस टाइम यू आर सपोज्ड टू राइट दैट सम, लोअर सम, we will be writing lower sum, ठीक है। or instead of choosing a fixed number, we will just keep n open, it can be, so imagine you have n intervals, n sub intervals, so n sub interval में आपके पास, और लेट्स अगर आपने डेल्टा x सेम रखना है, तो डेल्टा n क्या होगा, डेल्टा x आपको याद होगा ये b माइनस a ओवर n था ना, b माइनस a ओवर n, तो b इस केस में 1 है, a 0 है, और आपके पास कितने हैं n इंटरवल्स, सो 1 माइनस 0 ओवर n, 1 ओवर n है। तो आपके पास पहला सब इंटरवल कौन सा होगा, 0 टू 1 ओवर n, दूसरा क्या होगा, एंड सो ऑन, ठीक है। ये 1 ओवर n हो जाएगा, नेक्स्ट टू ओवर n हो जाएगा, सो ऑन। अब ये सारे क्लोज्ड इंटरवल्स हैं, कोई मुझे बता सकता है कि क्लोज्ड इंटरवल में तो ये वैल्यू दो दफा आ रही है, ये 1 ओवर n इधर भी आ गया, ये इधर भी आ गया, सो व्हाई इज इट नॉट कॉजिंग अ प्रॉब्लम, कोई ये बता सकता है? Sir, can you please repeat the question? क्वेश्चन ये है कि ये इंटरवल्स आपको नजर आ रहे हैं ना, कि सब इंटरवल्स ये वाले होंगे। Yes, sir. अब इन सब इंटरवल्स में जो प्रॉब्लम मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इन इंटरवल्स के जो एक का राइट एंड पॉइंट, दूसरे का लेफ्ट एंड पॉइंट, ये दोनों सेम है, तो ये तो वैल्यू रिपीट हो रही है ना, Yes, sir. तो इससे प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही हमें? सर क्योंकि ये अल्टरनेट टर्म्स है, टेलीस्कोपिक सीरीज यहाँ पर आ जाएगा, वो कैंसिल कर लेंगे।
नहीं, यहाँ पे वो आप उस चीज को मिक्स ना करें ना, वो पिछले वो कहानी खत्म हो गई। वो तो हमें जब ये सम्स चाहिए थे, अब हमारे पास सम्स आ गए हैं। अब इस क्वेश्चंस में हमने एरियाज कैलकुलेट करने हैं क्या। हमारे पास इन रेक्टेंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया होगा, इसका होगा। तो अब हम जब ये सारे एरियाज कैलकुलेट करेंगे तो इसमें तो वो नहीं आएगा ना। तो एज रिगार्डिंग द सम ऑफ एरियाज, व्हाई इज इट नॉट कॉजिंग द प्रॉब्लम। आप पहले दो रेक्टेंगल्स के एरिया को ऐड करें, तो ये लाइन पहले रेक्टेंगल में आएगी, दूसरे में भी आएगी। अब समझ आ रही है बात। तो इस लाइन का एरिया क्या है। सर एंड पॉइंट्स है ना बेसिकली तो। नहीं, तो अब बात वही है कि जो जो स्ट्रिप रिपीट हो रहा है, उस स्ट्रिप का अपना एरिया क्या है। लाइन का एरिया क्या होता है, किसी भी लाइन का एरिया क्या होता है। हम्म। लाइन का एरिया। लाइन का एरिया जीरो होगा ना, कि उसकी विड्थ नहीं है ना। Yes, sir. यस। तो दैट्स व्हाई इट इज नॉट कॉजिंग प्रॉब्लम। ठीक है। जो रिपीट हो भी रहा है उसका अपना एरिया जीरो है, तो वो एरिया यू विल जस्ट बी एडिंग जीरो, दैट वोंट चेंज एनी प्रॉब्लम। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इस प्रॉब्लम में ये मसला नहीं करेगा। इफ इट वाज अनदर प्रॉब्लम which in which the y axis was important, तो फिर ये मसला करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे कौन सी चीज जो है ना आप कर सकते हैं, कौन सी नहीं कर सकते। अब बिकॉज इट्स अ डिक्रीजिंग फंक्शन, द फंक्शन इज डिक्रीजिंग, आपको पता है, ये हमने पहले भी देखा है डिक्रीजिंग। तो डिक्रीजिंग में हमें अगर लोअर सम चाहिए, लोअर सम के लिए आपके जो, आपको याद होगा एक सी के हम चूज करते थे क्या, सी के। सी के की जगह हम कौन सी वैल्यू उठाएंगे, राइट या लेफ्ट। किसी भी रेक्टेंगल को देखें, लोअर वैल्यू राइट एंड पे आती है या लेफ्ट एंड पे आती है। राइट हैंड। राइट एंड पे आती है, क्योंकि वो डिक्रीज हो रहा है ना। तो किसी भी रेक्टेंगल में, तो ये बेसिकली मैंने सी के की वैल्यू चूंकि राइट एंड वाली उठा ली है, वो मैंने इधर कर दिया है। एक सेकंड, ये एक कॉल आ रही है। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। ये तो आपको अभी तक नहीं है एक्सेस इसमें। अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक, अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब मैं कर रहा हूँ वो असल में। मैं फुल स्क्रीन मोड में था, तो अब हो गया ये। ठीक है, ठीक है, ठीक है, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा, लेट्स गेट बैक टू दैट। तो अब उसके बाद ये बेसिकली वही फार्मूला है जो हमने लास्ट टाइम किया था। मैं लिख देता हूँ आपकी आसानी के लिए कि वंस वी चूज दोज पॉइंट्स सी के, तो फिर आप इसको डेल्टा एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड देन यू ऐड ऑल दोज पॉइंट्स फ्रॉम 1 to n। तो बेसिकली हमारे पास ये आ गया, डेल्टा एक्स 1 ओवर n है। ठीक है। और सी के क्या है, के ओवर n, ये प्लग कर दें। अब आप इसको जब सिंप्लीफाई करते हैं, तो एक आपके पास ये चीज आ गई, और एक आपके पास ये चीज आ गई। तो दिस इज सम ऑफ स्क्वायर्स, जिसके लिए अभी हमने हमारे पास फॉर्मूला आ गया था ये। ठीक है, ये मैं हाईलाइट लगा रहा हूँ। और इसका सम क्या होगा, बता सकते हैं कोई। सम ऑफ 1 over n from 1 to n, because 1 over n will be repeated n times, you just multiply by n, so that will be 1। ठीक है। So if you simplify this, अब हमने चूंकि इसका लिमिट लेना है ना, so I would like to divide both the numerator and denominator by n। तो ये तीन फैक्टर्स है, तीनों के जब आप डिवाइड करेंगे, ये n क्यूब्ड कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे you will have 1 plus 1 over n, 1 plus 1 over 2n। मैं 2n पे भी डिवाइड कर रहा हूँ, तो ये 6 से भी 3 बच जाएगा इधर। अब इसका आप लिमिट ले लें, तो लिमिट क्या हो जाएगा, n अप्रोचिंग इन्फिनिटी। इस चीज का बता सकते हैं कोई। 1 माइनस वॉट, इस टर्म का, इस फैक्टर का क्या होगा लिमिट, 1। इसका क्या होगा, 1 डिवाइडेड बाय 3, so 1 minus 1/3, and that is 2/3। ठीक है। So 2/3 is the limit।
ऑल्दो वी आर डन विद दिस एग्जांपल, लेकिन अब आप सोच सकते हैं कि अगर हम लेफ्ट एंड पॉइंट ले लेते राइट एंड की जगह, क्या इसकी जगह हम लेफ्ट एंड पॉइंट दे देते, तो यहाँ पे k ओवर n की जगह क्या आता, बताएं? k over n would have been replaced with k minus 1 over n, ठीक है। और आप देखिए कि इस सम में क्या चेंज होता है, दिस वुड हैव बीन k minus 1 और दिस वुड हैव बीन k minus 1 squared, और because you are taking n approaching infinity और जो k minus 1 है उसका जो पहला टर्म 0 होता, तो ये बेसिकली जो सम, ये लिमिट है, लिमिट फिर भी 2/3 ही आना था आपके पास, ठीक है। सो अब हम कह सकते हैं कि बिकॉज द टू लिमिट्स, अब मैंने यहाँ पे वो कैलकुलेशन शो तो नहीं की है, but what you can see is that a similar calculation shows that the upper sum will also converge to 2/3। अब ये जो 2/3 है ये दोनों तरफ से आ रहा है आपके पास, upper sum और lower sum, they both approach to the same value which is 2/3। इस 2/3 को अब आप एरिया कह सकते हैं। If you remember, I warned you not to call it area unless you have a justification. So now we have a justification। वो जो individual sums थे उनको तो हम एरिया नहीं कह सकते, लेकिन ये जो लिमिट है इस लिमिट को हम एरिया। So now you have a precise definition of area under the curve। अब ये इसमें हमें प्रॉब्लम सिर्फ ये आ रही है कि हमारे पास ये जो रीजनिंग है ये तब चलती है जब पूरा ग्राफ जो है ना एक्स एक्सिस के ऊपर हो। जब ग्राफ नीचे आ जाए फिर पॉजिटिव नेगेटिव वाली चीज आ जाती है, तो वी नीड टू बी मोर प्रिसाइज। तो जो आगे टॉपिक है वो इस चीज को हैंडल कर रहा है। रीमान, a German mathematician, he was actually the first one who came up with these ideas. He introduced these ideas। तो there is a term called Riemann sums। तो अब हम Riemann sums की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास एक ऐसा ग्राफ भी आ सकता है जो कि कुछ पार्ट्स ऊपर होंगे एक्स एक्सिस के, कुछ नीचे होंगे, एंड वी स्टिल वांट टू हैव अ डेफिनेशन फॉर द एरिया अंडर द कर्व। सो बिफोर आई गेट टू द मैथ, आपसे अगर मैं पूछ लूं कि फ्रॉम दिस पॉइंट टू दिस पॉइंट, हमारे पास ये वही स्टोरी है जो अभी तक करते रहे हैं। तो ये तो हमारे पास, अगर यहाँ पे अगर हम इसको अलग कंसिडर करें तो इसके मैं कह सकता हूँ कि ये जो एरिया होगा दिस विल बी दोज लिमिट्स, ठीक है, अपर सम लोअर सम, और यहाँ तक अगर पहुंच गए तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, आपके ख्याल में क्या करना चाहिए मुझे? यहाँ पे एरिया क्या होगा और वो सम्स क्या होंगे? जो लोअर और अपर सम है वो मुझे क्या वैल्यू देगा? लोअर सम, और क्योंकि ये एक्स एक्सिस के नीचे है दोनों की वैल्यूज नेगेटिव होगी, क्या होगी? नेगेटिव। तो अब एरिया तो नेगेटिव नहीं हो सकता, तो मुझे सिर्फ एरिया का डेफिनेशन चेंज करना है कि ये जो सम मेरे पास आएगा दैट सम विल, द लिमिट विल बी एरिया, जिस तरह हमारे पास ये आ गया इधर। और जब ये नीचे होगा तो उस केस में, या अगर मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू आ गई तो वो नेगेटिव हटा के उसको मैं एरिया कह दूंगा। सो दैट्स नॉट अ बिग डील। सो वी कैन नाउ इमेजिन dealing with this curve। Let's say we want to calculate this area, और इसके लिए पहले मैं क्या करूंगा, I will start with this closed interval and divide this into सब इंटरवल्स, और उन सब इंटरवल्स के लिए इमेजिन कि यहाँ पे आपने, लेट्स से जो पहला पॉइंट है इसको आप x नॉट कह दें, जस्ट लेबल इट एज x नॉट, और जो लास्ट पॉइंट b है उसको आप कह दें xn। सो यू हैव x1 x2 x3, आप कहीं पे भी प्लेस कर सकते हैं बीच वाले पॉइंट्स, ठीक है ना। सो इमेजिन these points x0 x1 x2, और make sure कि they are increasing so that you want to cover the whole interval, ठीक है। और ये इसका मतलब ये है कि आप रिपीट नहीं करेंगे, ठीक है, किसी भी इंटरवल का लेंथ 0 नहीं हो सकता। इस सेट को हम कहते हैं पार्टीशन, ठीक है। दिस पार्टीशन इज सेट टू डिवाइड द इंटरवल इनटू एनक्लोज्ड सब इंटरवल्स। ये बात और भी इंपॉर्टेंट है कि अभी तक हम डेल्टा एक्स को यूनिफॉर्म ले रहे थे, बट it not it's not necessary, we can choose any partition and these delta x's they may or may not be the same। तो अब आपके पास देख रहे हैं कि डेल्टा x1 डेल्टा x2 they can be different, ठीक है, kth सब इंटरवल। तो ग्राफिकली ये पिक्चर बन रही है, देखो
ये x0 है, फिर ये x1 है, x2 है। अच्छा, अब ये x1 x2 तो एंड पॉइंट्स है ना, हर इंटरवल का एंड पॉइंट हो गया, लेफ्ट या राइट। हमें बीच में कोई भी पॉइंट हम पिक कर सकते हैं एज सी के। तो सी के यहाँ भी हो सकता है, यहाँ पे भी हो सकता है, कहीं पे भी हो सकता है। तो हम एक जनरल पॉइंट की बात करते हैं कि एक पॉइंट सी के, वो बाद में हम देखेंगे कि हमें लोअर सम चाहिए, अपर सम चाहिए, या मिड पॉइंट चाहिए। एट दिस पॉइंट जस्ट कॉल इट सी के। तो अब आप कह सकते हैं कि हर इंटरवल में, हर सब इंटरवल में आपके पास एक C1 होगा, फिर C2 होगा, फिर C3 होगा, एंड सो ऑन। और एंड पे आ, हर इंटरवल में जो रेक्टेंगल बनेगा, ये भी देखें, रेक्टेंगल का जो एक एंड है ना, इट मस्ट बी टचिंग दैट पॉइंट सी के एंड एफ ऑफ सी के। तो अगर ये ग्राफ ऊपर है तो ये इसका रेक्टेंगल का जो अपर एंड है वो टच करेगा। अगर ग्राफ नीचे है तो रेक्टेंगल का लोअर एंड। हर केस में रेक्टेंगल का एक जो साइड है, या अपर या लोअर, इट हैज टू टच द पॉइंट। ठीक है, it will either be happening above x-axis or below x-axis, but you don't care, you just pick all these sums। तो आप देखें कि हर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है, इट इज एफ ऑफ एक्स के डेल्टा एक्स के। ठीक है, और इंटरवल्स क्या होंगे, इंटरवल्स आपके पास ये होंगे। हर इंटरवल में आप नोट करें कि जो एक्स के है, हमने लेबलिंग ऐसी की है कि जो एक्स के है वो राइट साइड पे आ रहा है, और एक्स के माइनस वन लेफ्ट साइड पे आ रहा है, और यहाँ पे सी के एन में से कोई पॉइंट होगा या बीच में होगा। So the advantage, now I can say that, okay, the product will be the area of that kth rectangle if it is positive, otherwise we have to remove the negative sign and it will be the negative of the area। अब ये जो sum हम लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो ना, ये sum जनरल है, इसमें n भी हमारी मर्जी है, जो चूज कर लें। ck अपनी मर्जी से हम चूज कर लें, लोअर, अपर, मिड पॉइंट और एनी अदर पॉइंट। इसको हम कहेंगे रीमान सम। क्या, तो अब हमारे पास रीमान सम की डेफिनेशन आ गई। अच्छा, कोई मुझे ये बता सकता है कि यहाँ पे इसने दी दी सम क्यों नहीं कहा? व्हाई ही इज कॉलिंग इट ए रीमान सम? कैन एनीवन टेल मी व्हाई इट्स नॉट दी रीमान सम एंड व्हाई इट इज ए रीमान सम? कैन एनीवन गेस दैट? Sir, uh, it might not be specific. Sir. I mean, नहीं तो मतलब उसकी रीजन बताए ना, मैथमेटिकल रीजन बताए। यहाँ पे ए आप कब यूज कर सकते, जब बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटीज हो। तो पॉसिबिलिटीज यहाँ पे क्यों है? क्योंकि सी के आप अपनी मर्जी से चूज करते हैं ना। सिमिलरली एन भी आपकी मर्जी से चूज करते हैं। तो एन और सी के की डिफरेंट चॉइसेस होंगी। कभी आप 100 इंटरवल यूज करेंगे, कभी 10 करेंगे, कभी 20 करेंगे, और उनमें भी सी के कभी राइट एंड होगा, कभी। सो बिकॉज देयर आर मल्टीपल पॉसिबिलिटीज, सो दिस इज जस्ट वन ऑफ द रीमान सम्स। ठीक है, तो अगर हम आसानी के लिए लेट्स से वी चूज n सब इंटरवल्स एंड वी वांट ऑल ऑफ देम टू बी ऑफ इक्वल विड्थ। तो उसमें इक्वल विड्थ से क्या हो जाएगा, b माइनस a ओवर n। देखो ये इसका स्पेशल केस हो गया, जनरल ये हो गया। तो उस केस में अगर हम वो राइट एंड पॉइंट चूज करें तो सी के विल बी इक्वल टू एक्स के। रिमेंबर एक्स के वाज द राइट पॉइंट। और अगर हम लेफ्ट एंड चूज करते हैं तो लेफ्ट एंड में सी के क्या होगा, एक्स के माइनस वन। तो राइट पॉइंट में ये होगा, और आपके पास रीमान सम का ये आसान सा फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, दिस वन। अच्छा, अब इसमें कुछ इंटरवल्स शॉर्ट होंगे, कुछ लॉन्ग होंगे। ठीक है, तो एक चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है लिमिट के लिए कि उनमें जो लार्जेस्ट इंटरवल है, सबसे लार्जेस्ट, क्योंकि ये तो हमने देख लिया ना कि इट्स नॉट नेसेसरी दैट ऑल ऑफ देम आर इक्वल। तो जब ये इक्वल नहीं होंगे तो वी विल हैव इंटरवल्स विद द लार्जेस्ट पॉसिबल लेंथ वंस यू चूज n। तो width of that interval which is the largest, उसको हम कहेंगे norm of the partition। ये अपना नाम याद रखना है, norm of the partition। और partition को हम चूंकि लेके हम word p यूज कर रहे थे, remember p was that set of numbers giving you the partition। तो इस p के अराउंड आप ये दो दो लाइन जब ड्रॉ करेंगे तो इसका मतलब क्या होगा, norm of the partition। So what is this? It is the width
or length, you can call it width or length, width of the largest subinterval. ठीक है, अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है? ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि if you want to go from these Riemann sums to the area, तो area would require you to take limit, और उसमें limit आप इसका ले सकते हैं. You would like this norm to be as small as possible, approaching zero. ठीक है, तो आपका लिमिट ये हो जाएगा norm of p approaching zero. ठीक है, and it's obvious कि when n approaches infinity, this will approach zero. You can think about that. तो ये एक एग्जांपल हमारे पास आ रही है. Let me remove all the annotations. इस एग्जांपल में आप, just to make a concrete example, इसमें आपके पास इंटरवल क्या है 0 to 2, और आपने ये जो, ये आपका क्या हो जाएगा x नॉट, ये आपका x1 हो जाएगा, ये x2 हो जाएगा, ये x3, x4, x5, ये लिमिट ली हुई है ना, x1, x2, x3, x4, x नॉट, x1, x2, x3, x4, x5, और ये आपके पास इंटरवल्स हो जाएंगे. इसकी लेंथ डेल्टा x1 है, इसकी लेंथ डेल्टा x2 है, एंड सो ऑन. तो अब कोई मुझे बता सकता है कि इसमें लार्जेस्ट इंटरवल कौन सा है? देख के बताएं मुझे. व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटरवल? व्हिच वन? कैसे पता चलेगा? Sir, last two intervals. ये Sir, इसकी, ये वैल्यू क्या है? ये वैल्यू 0.5, Yes, sir. और ये 0.5, दिस वन 0.4, 4, 0.4, 0.2. तो कौन सा इंटरवल लार्जेस्ट है? sir, del x5 0.5. दीज टू. Yes, sir, these two. अब आप मुझे बताएं कि ये जो नंबर है ये क्या है फिर इस एग्जांपल के लिए? इफ यू अंडरस्टूड व्हाट वी, Sir, 1.5. नहीं देखो ना, ये क्या, इसको हमने कैसे डिफाइन किया था? आप पढ़ते नहीं है ना. स्मॉलर एंड स्मॉलर सर आपने कहा था. नहीं, वो तो लिमिट के लिए था ना, आप दो चीजों को मिक्स ना करें ना. वो तो मैं ये कह रहा था कि जब मैं लिमिट लूंगा n अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो दिस नॉर्म विल अप्रोच जीरो. बट ये नॉर्म खुद क्या है? लिमिट तो बाद में लेंगे ना आप. दिस नॉर्म ऑफ p इज द विड्थ ऑफ द लार्जेस्ट सब इंटरवल. क्या? ये आप देखिए, Largest subinterval. तो लार्जेस्ट सब इंटरवल चूंकि ये है और ये है, तो इसका लेंथ क्या है? 0.5. दैट 0.5 इज द वैल्यू ऑफ द नॉर्म. दैट्स व्हाट वी मीन बाय दिस नॉर्म. ठीक है, Okay. तो आप, यही मसला आ रहा है ना कि आप ये, you are not paying attention to the wording. So doing math is only useful if you are reading properly. तो अब मैंने इसलिए आपसे ये पूछा है कि what are the sub intervals, their lengths, what is the longest sub interval length, and what is the norm of the partition. तो ये वही है. Okay, let's solve some examples, some questions from the exercises. तो अब यहाँ पे आपने करना क्या है, ये आपने पढ़ना है कि write the sums in exercise 1 to 6. तो हमारे पास एक ही है जो हम करने जा रहे हैं. Without sigma notation, then evaluate it. तो अब बताएं इसको हम कैसे विदाउट सिग्मा नोटेशन लिखेंगे. तो पहला टर्म क्या होगा? देखो, k is equal to 1, k is equal to 2. तो पहला हमारे पास टर्म होगा k is equal to 1 के लिए, और फिर k is equal to 2 के लिए होगा. तो ये क्या होगा? Anyone? I need two terms. The first one will be, 2 terms. हाँ, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा? 6 times 6 times over 2. 6 times what? Sir, 1. 6 times times over 1. k की वैल्यू 1 है ना. मतलब आपसे वो ये चाह रहा है कि आप विदाउट सिग्मा नोटेशन लेके तो इसको एक्सपेंड करें, और ये क्या हो जाएगा? 1 plus 1. और ये 2. दिस इज 6 times 2 और 2 plus 1. ठीक है, so this will be 3. yeah, ये 6 3 हो by जाएगा 2. सर, वो बिल्कुल 4 हो 6 जाएगा. divided by 2 plus 12 divided by 3 and so इसको सिंप्लीफाई करके कर सकते हैं. ठीक है, ये आसान था. अब नीचे ये क्या पूछ रहा है आपसे? Which formula is not equivalent to the other two?
तो अब इसमें देखिए कि इसमें 3 formulas, he is not asking you to calculate the sum, ठीक है? He is just asking you कि which of these two are the same and which one is not. इनमें 2 equivalent होंगे, तीसरा नहीं होगा। तो कोई मेथड सजेस्ट कर सकता है कि इसका क्या मेथड होगा सॉल्व करने का? डिफरेंस क्या है सब तीनों में जो आप apparently नजर आ रहा है? एक लिमिट्स का डिफरेंस है ना? It goes from 2 to 4, it goes from 0 to 2, and it goes from. तो हाँ अगर सर। हम कोई ऐसा सब्स्टिट्यूशन करें क्या जिसमें लिमिट सेम हो जाए तो फिर पता चल जाएगा ना कि कौन से सेम है कौन से नहीं है। तो कौन अच्छा। सी लिमिट्स आसान है इसमें? इन तीनों में से कौन सा ऑब्वियस है? सर जीरो वाला। 0 to जीरो 2। वाला आसान है ना? लेट्स ट्राई टू कन्वर्ट दीज टू टू सिग्मा फ्रॉम जीरो टू समथिंग, ओके? फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं क्या करूंगा, सब्स्टिट्यूशन बताएं जो कि मुझे समेशन फ्रॉम जीरो टू समथिंग दे देगा। तो लेट के की जगह मैं क्या करूं कि के इज इक्वल टू जीरो, समथिंग इज, सॉरी, समथिंग इज इक्वल टू जीरो बन जाए ये। टू। के माइनस टू, के माइनस टू, के माइनस टू को अगर मैं कह दूं जे, ठीक है? So when k is 2, j will be equal to 0, या? तो बताएं यहाँ पे यस क्या सर। होगा? k will be j plus 1, या? j plus 1 minus, नहीं, j plus 2. If j is k minus 2, k will be equal to j plus 2, yeah? So j plus 2 minus 1 to j plus 2 minus 1, and j will be यस। from 0 to, yeah, ऊपर वाली वैल्यू बताएं, फोर। 2. 2। टू। अब इसको सिंप्लीफाई करें, क्या बनता है इसका? नीचे आएगा j plus 1 और ऊपर प्लस क्या वन। आएगा? j plus 1, या? Yes. सर नीचे J+1 ऐड कर दें। ये j plus 2 minus 1 होगा ना, ये minus 1 है ना? तो यस j सर plus सही 2 है। minus 1 is j plus 1, है? सब्ट्रैक्ट हो रहा है ना ये? यस सर। तो अब आप देखिए कि दोनों सेम हो सकते हैं। j तो डमी वेरिएबल है ना, लिमिट्स भी सेम है, डिनोमिनेटर भी सेम है, लेकिन न्यूमरेटर फर्क है ना। Yes, sir. तो ये b और a सेम नहीं हो सकते, जो मर्जी हो जाए, ठीक है? अब आप इसको चेक करें जरा, इसमें क्या सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा? K+1। या यू वुड लाइक k plus 1 to be your j, तो ये क्या हो जाएगा? k will be j minus 1, yeah? So j minus 1 plus 2 minus 1, j minus 1 and j, ये आप जिसका भी ये कोई ऑन है ना वो बंद कर दें। ये किसका किसका ये मोबाइल ऑन है? मैं सबको म्यूट कर दूंगा, फिर कोई बोल नहीं सकेगा, बता दूं मैं आपको। ये जल्दी बंद करें वरना आई एम म्यूटिंग एवरीवन एंड देन नोबडी विल बी एबल टू टॉक, ओके? मेरे पास एक ही तरीका है और मैं इंडिविजुअल को नहीं ट्रेस करूंगा। सो इट्स बेटर टू स्टॉप व्हाटएवर यू आर डूइंग नाउ, ठीक है? तो इसमें क्या है ये बताएं? ये दिस विल बी j plus 1 and this will be k will be j minus 1। J-1। j minus 1 हो गया, नहीं होगा? यस सर j यस माइनस सर। वन ही होगा। यस सर। हाँ, तो अब आप बताएं किसके साथ इक्वल है? ये तो j plus 1 हो जाएगा ना, j plus 1।
और ये -1। अच्छा नहीं, हमें हमारी जो स्ट्रेटजी है ना, ये कुछ ज़्यादा एफिशिएंट नहीं है ना, क्योंकि हमने सिर्फ ये क्लियर किया है कि ये दोनों इक्वल नहीं होंगे ना। तो इसका मतलब ये है कि ए और सी सेम होंगे। समझ आ गई? वो अलग से आप चेक कर लें फिर। इसका मतलब ये है कि आपने इन दोनों में से एक ऐसी सब्स्टिट्यूशन करनी है कि दोनों का वो सम है। मेरा तो ख्याल था कि हम एक गो में एस्टेब्लिश कर लेंगे, लेकिन व्हाट वी सो फार हैव डन इज दैट वी हैव शोन दैट ए इज नॉट द सेम एज बी एंड सी इज नॉट द सेम एज बी। ठीक है? सो ए एंड सी मस्ट बी द सेम। तो अब आप बताएं कि इसके साथ में क्या सब्स्टिट्यूशन करूं कि इसका लोअर लिमिट 2 हो जाए? ये बताएं। Hmm? Z plus 3. So J should be equal to K plus 3 or no, K minus 3 और प्लस 3 है, प्लस 3 सॉरी, क्योंकि ये -1 है ना। तो अभी क्या होगा? सिग्मा J J इज इक्वल minus टू 2. 2 प्लस 4 हो जाएगा ये, और नीचे क्या होगा? J minus J 3. माइनस 3 प्लस 2 और -1 J minus 3. J माइनस 3। अब J माइनस 3 प्लस 2 इज J माइनस 1 या, Yes, sir. तो ये इसकी इक्वल है। और यहाँ पे क्या होगा? J माइनस 1 को मैं लिख सकता हूँ J माइनस 2 माइनस 1, Minus 2 plus 1. Yes, sir. -2 -1। सिर्फ J minus 1 है तो minus नहीं 2 नहीं, J plus 1. माइनस 3 था ना, J माइनस 3 था ये, तो -3 -1। ठीक है? Okay. Yes, sir. अच्छा, अब इसको ना मैं लिखता हूँ -1 -2। ठीक है? अब ये J -1 और ये K -1 सेम हो गया, और आपके पास क्या फर्क आ गया दोनों में? -1 टू -2। अब -1 टू -2 क्या है? 1 over -1 squared, which is 1, so that doesn't make any difference। ठीक है? मतलब -1 का स्क्वायर आप ले या ना ले, doesn't matter। So C and A are the same। So if we started with A and C, then we would have been luckier, लेकिन but it doesn't matter। ठीक है? अच्छा, इसमें आपको क्या चाहिए? देख के बताएं कौन सा रूल चाहिए। आपको दो सम्स दिए हुए हैं, ठीक है? सो हाउ विल यू वर्क दिस आउट? तो आपको जो मैंने यहाँ पे स्टार्ट में बताया था ना, कि वो जो टेबल दिया था कि सम के कौन से रूल्स होंगे, कांस्टेंट, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, या, तो यहाँ पे आप बेसिकली आपको कौन सा रूल चाहिए? कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन। सो इट्स द सेम एज 8 टाइम्स सिग्मा ए के फ्रॉम 1 to n, and that is something which is given to you, yeah? So 8 times 0। और यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे वही रूल चाहिए। So this was pretty obvious। So the second will be 250 and this will be 0। Next में क्या करना है हमने? So in exercises 37 to 42, जिसमें से हमने ये पिक किया है, graph each function over the given interval। तो इसका अगर आप ग्राफ करें तो क्या बन जाएगा इसका? It will be something like sin x का ये होगा, ठीक है, from -pi to pi, और +1 का मतलब ये है कि जस्ट क्रैंक इट अप। तो ये जो आपके पास है, ये चेंज हो जाएगा ना, ये नीचे आ जाएगा ऐसे। ठीक है? Instead of having your x-axis here in the middle, your x-axis will be below that। और अब आपके पास -पाई और पाई, तो ये अगर 0 था तो ये क्या हो जाएगा? पाई, एंड दिस वुड बी -पाई। हाँ, ठीक है? तो ये आपके पास रीजन बच जाएगा, -पाई टू पाई, क्योंकि दिस इज 0
नहीं, हमने कोई चीज गड़बड़ की है, ये तो 2 पाई होगा ना। लेट्स हैव इट क्लीन। मेरे पास अनफॉर्चुनेटली जगह ज्यादा नहीं है, तो मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूं, तो इट विल बी, दिस विल बी पाई, दिस विल बी 0 एंड दिस विल बी नेगेटिव पाई। ठीक है, तो अब आप, ये आपका x होगा इफ इट वाज साइन, क्योंकि ये साइन नहीं है, साइन x+1 है, तब आपके पास ये आ जाएगा, ये आपका x आ जाएगा। ठीक है, अब आप इस पाई को बेशक नीचे रख दें इधर, ये, तो ये आपके पास, सॉरी माय बैड ड्राइंग, ये आपके पास इंटरवल है। ठीक है, फाइंड द फार्मूला फॉर द रीमान सम ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द इंटरवल ए बी आपके पास यहाँ पे माइनस पाई पाई हो जाएगा, into n equal सब इंटरवल्स यूजिंग द राइट हैंड एंड पॉइंट। कैसे चूज करेंगे राइट हैंड एंड पॉइंट यहाँ पे, बल्कि उसने तो बताया है राइट हैंड पॉइंट, वो लोअर और अपर का नहीं बताया ना। ठीक है, देन टेक द लिमिट। तो अब ये जो चीज, ये जो स्टेप है नहीं हमने करना है अभी, इसको मैं हटा देता हूँ। ठीक है, लेट्स राइट दैट पार्ट। तो इंटरवल्स मेरे पास क्या होंगे, ये ना, ये बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है कि मैंने जो है ना फुल स्क्रीन शेयर करने का ये नुकसान है कि वो जो है ना, वो नई नई एप्लीकेशन आ जाती है। तो वो जो इंटरवल्स है, आप क्या, इंटरवल किस फॉर्म में होंगे, एक्स के और एक्स के माइनस वन, और एक्स नॉट क्या होगा, एक्स नॉट इस केस में क्या होगा, ये वाला माइनस पाई, और एक्स एक्स एन क्या होगा, पाई। ये दोनों हमारे पास एंड पॉइंट्स थे। अब मुझे बताएं एक्स वन क्या होगा, लेकिन उससे पहले हमें एक्सप्रेशन चाहिए डेल्टा एक्स का ना, इक्वल सब इंटरवल्स। डेल्टा एक्स क्या होगा, बी माइनस ए डिवाइडेड बाई एन। सो व्हाट इज बी, पाई। व्हाट इज ए, माइनस पाई। सो बेसिकली इट इज 2 पाई डिवाइडेड बाई एन। ठीक है, तो अब बताएं एक्स वन क्या होगा, इफ यू नो एक्स नॉट, व्हाट इज एक्स वन, इट इज सिंपली एक्स नॉट प्लस डेल्टा एक्स। हमने एक्स नॉट से स्टार्ट किया, नेक्स्ट आपका डेल्टा एक्स है, तो it is minus pi plus 2 pi divided by n. This is your x1. Similarly, you can write x2. It will be minus pi plus 2 pi divided by n. You edit it one time, now you will have to edit two times, and so on, all the way up to x n is equal to pi. और उसके बाद आपको चूंकि पता चल गया कि आपने राइट एंड पॉइंट उठाना है, तो जो सी के है वो क्या होगा सारे केसेस में, सी के विल बी इक्वल टू एक्स के, नॉट एक्स के माइनस वन। ये लेफ्ट होगा, ये राइट होगा, और उसके बाद आपने ये समेशन करना है ये। ठीक है, बेसिकली आपने लेफ्ट एंड का अलग, अलग करना है। ये सॉरी, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ ना, ये मैं मिक्स कर रहा हूँ क्योंकि ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 44 के लिए टेक्स्ट है, तो हमने बेसिकली ये करना है, तीन पार्ट्स हैं। पार्ट ए में आपने लेफ्ट एंड करना है, तो इसका मतलब कि पार्ट ए के लिए दिस विल बी एक्स के माइनस वन, बिकॉज दिस इज योर लेफ्ट हैंड पॉइंट। पार्ट बी के लिए सी के क्या होगा, एक्स के, और पार्ट सी के लिए एक्स क्या हो जाए, सॉरी सी के क्या हो जाएगा, ck will be the sum of the two xk minus 1 plus xk divided by 2। तो इन जो पार्ट्स हैं उनमें फर्क सिर्फ ck का है। ठीक है, मेक ए सेपरेट स्केच फॉर ईच सेट ऑफ रेक्टेंगल्स। तो अब जारी बात है, पार्ट ए में जो आप रेक्टेंगल बनाएंगे, रेक्टेंगल, उसमें आपने ये इंश्योर करना है कि उस रेक्टेंगल में आपने ना ये वाला रेक्टेंगल बनाना है, ऐसे ऐसे, क्योंकि हर रेक्टेंगल में जो आपका हाइट है,
that must be touching the curve so that only the left end, अब मैं part A की बात कर रहा हूँ, only the left point of A is touching the curve. Part B में आपने rectangle ऐसे बनाना है कि उसका right end जो है ना वो check करे ऐसे. तो अगर मेरे पास ये दो rectangles हैं, rectangle के दो sides हैं, तो part B में ये होगा फिर, देखो ना, ये touch करेगा, ये rectangle ऐसे होगा, ये क्रॉस कर रहा है, ये इसको टच कर रहा है, टचिंग और क्रॉसिंग में फर्क है ना. मे बी अगर फॉर दोज ऑफ यू हु आर स्ट्रगलिंग विद दैट, तो देखें ये, अगर आप ये देखें, ये सिर्फ टच, ये सिर्फ आपका वो कर रहा है, टच कर रहा है, ये बाकी टच नहीं कर रहे हैं, ये तो क्रॉस कर रहे हैं इसको. So I will provide those neat diagrams from GeoGebra, क्योंकि GeoGebra में जब आप ये देखेंगे तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा आपके लिए. Let's go to the next question. इसमें सिर्फ ये मुझे बताएं कि इस क्वेश्चन में, जो क्वेश्चन 40 हमने इसका स्केच दिया है, इसमें कोई चीज है जो आपको लगता है कि आपको समझ नहीं आई? कांट हियर यू. सर आगे समझ। अच्छा ठीक है. तो अब हम आते हैं राइट साइड वाले पे, जो लास्ट क्वेश्चन है 44. अब अगेन क्वेश्चन से ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये पढ़ लें. सॉरी, ये उसका पिछला पार्ट है, तो ये मैं डिलीट कर देता हूँ. दिस वाज समहाउ कॉपीड फ्रॉम द प्रीवियस क्वेश्चन. So for functions starting from 43 to 50, so 44 is one of them. 44. Find a formula for the Riemann sum obtained by dividing. वो basically वही question है. And using the right. अब यहाँ पे आसान है क्योंकि आपको उसने right hand ही बताया है, ठीक है. उस question में तो तीनों करने थे. Then take a limit. अच्छा, उसमें limit नहीं लेना था, इसमें आप limit लेंगे to calculate the area under the curve. अब ये मुझे लगता है ये इतना आसान है कि ये तो हम इवन ड्राइंग के बगैर भी कर सकते हैं. तो इसमें मुझे बताएं कि इंटरवल्स, आप मुझे बताएं एक्स नॉट क्या होगा, इफ यू अंडरस्टूड दिस डिस्कशन सो फार. एक्स नॉट इज C. द फर्स्ट पॉइंट 0 ना, और एक्स एन, 3. एक्स 3. एन इज 3. डेल्टा एक्स, 3. डेल्टा एक्स इज 3 minus 0 divided by 2. and 2 n, yeah, n interval है ना, and so 3 divided by n. तो अब आप बताएं एक्स के का एक्सप्रेशन क्या होगा, क्योंकि हमारा जो इंटरवल होगा वो इस फॉर्म का होगा. देखो ना, एक्स के माइनस 1 कॉमा एक्स के. तो अगर हमें एक्स के का पता चल जाए, एक्स के माइनस 1, तो इधर से आएगा. तो एक्स के, देखो ना, आप एक्स के को जाने के लिए आप कहां से स्टार्ट करेंगे, एक्स 0 से, और सबसे पहले क्या ऐड करेंगे, डेल्टा एक्स. 1 टाइम ऐड करें तो यू गेट x1, ठीक है. 2 टाइम्स करें तो यू गेट x2. सो हाउ मेनी टाइम्स शुड आई ऐड टू गेट xk? N times. नहीं, k टाइम्स. अब xk चाहिए, ठीक है. तो Yes, दिस sir. इज, अब आप इसको सिंप्लीफाई करें, so it is 0 plus k times what is delta x? 3 by N. हाँ, so अब आपके पास xk का एक्सप्रेशन आ गया 3k divided by n, ठीक है. और xk minus 1 में आपके xk minus 1 इससे स्मॉल होगा. अब वो आपसे क्या पूछ रहा है कि ck क्या होगा, राइट हैंड. तो दिस इज ऑल्सो इक्वल टू ck. ये हमने राइट एंड पॉइंट उठाना है ना. अगर ये लेफ्ट एंड पॉइंट होता तो ck क्या होता, दैट वुड हैव बीन xk CK minus 1. minus 1. Yeah, so that is not the case. अब आप आराम से अपना एक्सप्रेशन लिख सकते हैं. तो आपने सिर्फ ये लिखना है कि f ऑफ ck टाइम्स डेल्टा xk ये क्या होगा, क्योंकि इसी को आपने बाद में ऐड वो करना है, सम करना है. तो डेल्टा xk हमें पता है, दैट इज 3k डिवाइडेड बाय n. और f ऑफ ck क्या होगा,
f of the same 3k divided by n. अब f का फॉर्मूला क्या है 2x, तो I just multiply this 3k over n by 2, so that will be 6k divided by n times 3k divided by n. इससे क्या आंसर आता है, सिंप्लीफाई करें इसको, 18 divided by 18 के ओवर एन स्क्वायर n squared टाइम, K square. के अच्छा मैंने स्क्वायर k squared को अलग क्यों रखा है, इसको मैंने ब्रैकेट में क्यों किया है, कोई गेस कर सकता है? ठीक है, अब मैं सम जो लेने लगा हूं किसका होगा, सम इज ओवर k, ठीक है, फ्रॉम 1 to n, वो समेशन इसी k स्क्वायर्ड के अराउंड ही होगा, ठीक है। अब सम ऑफ फर्स्ट एंड सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ इंटीजर्स मुझे पता है उसका फॉर्मूला, तो क्या है, रिमेंबर दैट, नीचे 6 था ऊपर क्या था, K into K plus 1. नो वो सम तो n के फॉर्म में था ना, n times n plus 1 था मेरे ख्याल में, and this was 2n plus 1, let me check Yes. it, क्योंकि मुझे याद नहीं है पूरा, it was something like that, 2n plus 1, ठीक है, this was the formula, ठीक है। Yes, sir. और बाद में आप इसको सिंप्लीफाई करें, और इसमें इसमें एक चीज नोट करनी है कि make sure कि we are not making any silly mistake here. Um, uh, delta x was 3k over n, and this was ck over n. तो इसमें ये लिमिट क्या होगा इसका फिर, इसमें कोई मसला आपको नजर आ रहा है कि जब इसका लिमिट एन अप्रोचिंग इंफिनिटी करेंगे तो इसके साथ क्या होगा, सर आपने कहीं पर इसको लिखा है? हाँ? नहीं मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ ना कि ये लिमिट में तो ये न्यूमरेटर ज्यादा और डिनोमिनेटर कम है ना, तो ये इसमें वी आर मिसिंग वन एन हियर, वी आर मिसिंग वन एन हियर, तो डेल्टा एक्स क्या है, k times delta x 0 k 2 times x, something is funny here, मैं कोई एक फैक्टर इसमें मुझे मिसिंग नजर आ रहा है, वरना ये दिस विल ब्लो अप, तो ये आपको वो तो नहीं रहेगा ना, सर कहाँ पर एक फैक्टर मिस हो रहा है? नहीं मैं ये कह रहा हूँ ना कि आप आपके ख्याल में ये ठीक है जो हमने लिखा है एन पे, यस सर। इसका आप लिमिट ले लेना एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तो यहाँ पे 3 फैक्टर्स है एन 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 और यहाँ पे 2 हैं, तो लिमिट में तो ये कैंसिल पूरा नहीं होगा ना, आई विल बी if you take this limit n approaching infinity, समझ आ रही है बात, Yes, sir. so this will not give you a limit, तो यहाँ पे कोई चीज है जो हम मिस कर रहे हैं, यहाँ पे कोई चीज हमने कैलकुलेशन में कंप्लीट नहीं लिखी, ये x नॉट 0 है, k टाइम्स डेल्टा x, k टाइम डेल्टा x क्या है 3 डिवाइडेड बाय n, सो 3k डिवाइडेड बाय n भी हमने कर दिया, 3k डिवाइडेड बाय n ये भी ठीक है, f ऑफ 3k डिवाइडेड बाय n, और यही था, तो कोई चीज इसमें है जो हम
या तो अलजेब्रा में भी गलत कर रहे हैं। देखो ना, जो हमने पहले किया था ये एग्जाम्पल देखें जरा। एग्जाम्पल में ये मसला नहीं आया था हमें। एग्जाम्पल आपको याद है, उसमें भी इस तरह का कोई था। दिस वाज 1/n, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पे भी इस तरह की कोई चीज थी, और फिर ये समेशन उसमें भी आ गया था। देखो, ये समेशन उसमें भी आ गया था। डिनोमिनेटर में क्या था? n क्यूब था, एंड दैट n क्यूब्ड वाज द रीजन वी गॉट ए फाइनाइट आंसर। ठीक है, इस n क्यूब को आप करें तो ये 1 हो जाएगा, ये 1 और 1 और n, ये 2। सो n पे आपके पास फाइनाइट आंसर इसलिए आया था कि ये n वाज फाइनाइट। यहाँ पे वो नहीं है, वो केस नहीं है। समथिंग इज टेरिबली रॉन्ग हियर। हम बेसिकली यही फार्मूला यूज कर रहे हैं ना, ये फार्मूला तो हम ठीक यूज कर रहे हैं। देखो ना, ये हमारा डेल्टा एक्स है, जो कि क्या है उस केस में, इसमें डिवाइड बाय n आ रहा है, इसमें 3 डिवाइड बाय n, तो वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक हियर। और यहाँ पे क्या है, a हमारा क्या था? 0 था, ठीक है, और ये वही 3। सो 3 टाइम्स के ओवर n, ये भी हम ठीक कर रहे थे, ये वही राइट पॉइंट। वी आर नॉट मेकिंग एनी मिस्टेक इन दिस फार्मूला। उसके बावजूद द सम डज नॉट कन्वर्ज। ठीक है, सर यहाँ पर नीचे n की जगह पर 3 आना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे पास तो n की जगह क्या नहीं आना चाहिए? सर 3 नहीं आना चाहिए। किस n की जगह? ये जो हमने लिखा हुआ है 6k ओवर n, और ये 3k बाय n। नहीं, ये तो n टाइम्स n स्क्वायर्ड हो गया ना। ये 6 और 6k ओवर n तो हमने लिखा है ना f ऑफ ck की जगह। ठीक है, आप कहाँ पे, मुझे आपकी बात समझ नहीं आ रहा, आप किस पॉइंट की बात कर रहे हैं? नहीं सर, ठीक है। ये ठीक है ना, ये n डिनोमिनेटर में n इधर भी आ रहा है, डेल्टा x k में भी n आ रहा है, इसमें भी n आ रहा है। मेरा मसला ये है कि ये लिमिट फाइनाइट कैसे होगा फिर? हम्म, ये तो और f ऑफ 2x का तो ये मसला इस तरह तो नहीं होना चाहिए। सो वी आर मेकिंग, क्योंकि मुझे पता है ना कि इसका आंसर मुझे पता है। आप अदरवाइज अगर आपको याद है, f ऑफ 2x को आप इंटीग्रेट करें ना, क्या आता है उसका? दैट इज समथिंग यू ऑलरेडी नो, x squared over 2, huh? Yes, sir. And you are doing it from 0 to 3. So this will be between 0 and 3, और आंसर क्या आना चाहिए आपके पास? 3 squared minus 0 squared over 2. So 9 divided by 2 आपके पास आंसर आना चाहिए। So this is not going to give you that answer. तो कोई अजीब और गरीब किस्म का फिनोमेना यहाँ पे हो रहा है, जो हम ट्रैक नहीं कर पा रहे। Unfortunately, we cannot spend too much time on this, तो ये मैं फिर बाद में इसको चेक कर लूंगा। बाज दफा ना वो एलिफेंट इन द रूम आपको नजर नहीं आता ना। ठीक है, I give you 1 minute if you want to, if you can see the problem. I'm unable to see it. या तो ये है ना कि मैं और ड्रामा करूं कि नहीं नहीं ये आंसर ठीक है। आंसर ठीक नहीं है ना, वो तो पता है कि आंसर गलत। This will just blow up to infinity and that is not acceptable. ये मेरा मसला है इस टाइम। ठीक है, लेट्स डील विद इट लेटर। ठीक है, सो अब नेक्स्ट कितना टाइम है हमारे पास? अभी टाइम है। लेट्स मूव ऑन टू द अदर। यहाँ पे मैं एक और फाइल यहाँ पे इंटर वो प्लेस करूंगा, क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली हमारे पास स्लाइड्स नहीं है, तो मैं बुक का ही वो पेज देखूंगा। नहीं, ये गलत किया है मैंने, ये इज नॉट एक्सेप्टेबल।
ये फाइल है. So let's bring this file here. टाइम होता है. Need to sweep away. पेज कौन सा था? पेज 284 था. वहाँ भी 284 में जाएंगे. 284. नहीं, 265. 265. डेफिनेट इंटीग्रल. बेसिकली डेफिनेट इंटीग्रल इसमें आपने ऑलरेडी किया होगा. यहाँ. सो अभी तक जो हमने किया है इसको हम रीमान सम कहते हैं. ठीक है. कोई कोई गेस कर सकता है कि रीमान सम को हम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों नहीं कह सकते? व्हाई डू वी नीड अ न्यू नेम? मतलब हम रीमान सम हमें पता है ना, सो व्हाई डू वी नीड अ न्यू नेम? डेफिनेट इंटीग्रल का करने की क्या जरूरत है? हम्म? रीमान सम में और डेफिनेट इंटीग्रल में आपके ख्याल में क्या फर्क होगा? मैं आपकी आसानी के लिए लिख देता हूँ ना. रीमान सम क्या है? एस इज फॉर सम, पी इज फॉर दैट पार्टीशन, और फार्मूला क्या था इसका? k 1 to n, because you assume n subintervals, or then you choose ck somewhere, and then you say f of ck times delta xk, and that delta xk can be different for different intervals, so it's not necessary that you will have the same delta x all the time. तो इसको हम डेफिनेट इंटीग्रल क्यों नहीं कह सकते? बताएं मुझे. इसमें क्या प्रॉब्लम होगी? सर क्योंकि अप्रोक्सीमेट ये जो है एक रीजन बिल्कुल ठीक है कि अप्रोक्सीमेट है. दूसरा, अप्रोक्सीमेट होने का सर नुकसान ये है. डेफिनेट इंटीग्रल्स हमें एग्जैक्ट एरिया के बारे में बता रहे होते हैं ना, और तो यहाँ पर हाँ, ये एग्जैक्ट नहीं होगा. ठीक है ना. तो आप इसका लिमिट लेंगे एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी, तब ये एरिया बनेगा. ठीक है. अब प्रॉब्लम यहाँ ये है कि आप, आई वांट यू टू थिंक अहेड. ये जरूरी है कि ये लिमिट आपके पास आ जाए हर केस में? कोई आप इमेजिन कर सकते हैं कि ये लिमिट कभी आएगा कभी नहीं आएगा? ट्राई टू रिकॉल कि हमारे पास जब हम लिमिट्स कैलकुलेट करते थे, वी हैड राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट, और वी हैड लेफ्ट हैंड लिमिट, और कभी कभी वो दोनों सेम नहीं होते थे. उस केस में हम क्या कहते थे कि द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट. रसूल यहाँ पे भी ये पॉसिबल है कि आपके पास एक अजीब और गरीब किस्म का कर्व ऐसे हो सकता है. यू वुड एक्सपेक्ट दीज टू लिमिट्स टू बी द सेम, लेकिन अगर वो नहीं सेम तो फिर आप उसके लिए ये डेफिनेट इंटीग्रल उसके लिए डिफाइंड नहीं होगा, और फिर आप उसका एरिया इस मेथड से कैलकुलेट नहीं कर सकते. that would be really unfortunate, क्योंकि हमें पता है कि एरिया एग्जिस्ट करता है. there are some answers which you know without math. तो आप मुझे जो भी टेढ़ा बेड़ा सरफेस दे देना, तो even without knowing mathematics I should be able to claim that there is area, और वो एरिया एक नंबर होना चाहिए. So the problem is not with the shape, the problem is with the method. The method you are using, तो जो रीमान मेथड है ना, ये आप फिर कंक्लूजन आपका ये होगा कि जो रीमान का जो मेथड है वो आपको एरिया नहीं दे सकता. दिस इज द करेक्ट वे ऑफ सेइंग इट. ठीक है. इसकी मैं ना एक क्लास में एक एग्जांपल भी दी थी आपको, मैं वो एग्जांपल रिपीट करता हूँ. एग्जांपल ये है, सॉरी, ये क्या हो गया? फाइल नहीं उड़ गई. कोई गड़बड़ हो गई है यहाँ पे.
फाइल कंप्लीटली गायब हो गई है। अब ठीक है, सही है। असल में प्रॉब्लम यहाँ पे ये है, या किसी को अगर ये, या मैं एक काम करता हूँ ना, मैं इस कुछ स्विच करता हूँ माइक्रोसॉफ्ट एज में। माइक्रोसॉफ्ट एज में शायद ये मसला ना हो। अब उसमें भी इतना टाइम लगता है लोड करने में। सो लेट्स से कि मैं 265 था, 265 नहीं और दूसरा 283 था। हाँ 283, ठीक है, ये सही है। मैं अगर उसका वेट नहीं करता ना, तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अगर, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एज में मैंने सुना था कि कोई कोई है, टूल्स हैं, पेन, या सो आई कैन राइट इन माइक्रोसॉफ्ट एज, वी कैन नॉट क्लोज दैट। बहुत ज्यादा टाइम लेता है ना ये। डिस्कार्ड ऑल एंड जस्ट क्लोज दिस। ठीक है, सो लेट्स गेट माइक्रोसॉफ्ट। इसमें सिर्फ ये है कि ये, इसमें मुझे कोई खाली जगह ढूंढनी पड़ेगी। ये आपको मैंने क्लास में एग्जांपल कराई थी कि अगर आप ये करते हैं 1/3, तो इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या है? 0 पॉइंट। तो अब आप ये, अगर कोई आपके सामने ये क्लेम करे कि मैं आई विल नेवर बी एबल टू फाइंड द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ 1/3, तो आपका क्या रिस्पॉन्स होगा? हुँ? हुँ? सर नहीं हो सकता। तो सर ये भी अब मुझे पता है ना, 1/3 आप 1/3 तो आप कर सकते हैं ना, आपके पास अम, जब आप कहते हैं कि ये मेरे पास 1 है और मैं इसको 3 में डिवाइड कर लूँ, तो ये 1/3 हो गया ना, तो यहाँ पे तो आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। तो यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यू क्यों नहीं आ रही? लेकिन वो डेसिमल सर में वो है सर। डेसिमल में हम जब जाएंगे तो फिर नहीं हाँ, तो आएगा। प्रॉब्लम किस में है? प्रॉब्लम 1/3 में नहीं है ना, प्रॉब्लम डेसिमल एक्सपेंशन में है। यू आर यूजिंग द रॉन्ग बेसिस, जी द सर। रॉन्ग बेस 10 का इशू है, ठीक है? जी सर। अगर ये यस सर, ठीक हो गया। बेस 3 में ये क्या होगा 1/3, ये बताओ। बेस 3 में 1/3 क्या होगा? मैं कहता हूँ बेस 3। बेस 3 में ये आंसर क्या होगा? 0 पॉइंट 0.1। इट विल बी सिंपली 0.1। जी सर। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप ये यस कह सर। रहे हैं कि ये 1/10 है, ये 1/10 स्क्वायर्ड है, सो दिस विल बी 1/3। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ डेफिनेट इंटीग्रल का भी ये है कि डेफिनेट इंटीग्रल, the way we define it as a limit of Riemann sums. So when we do not get a limit, it doesn't mean that we don't have area. Area is out there. Your method is unable to calculate it. उसके लिए फिर एक दूसरा मेथड है जो कि अनफॉर्चुनेटली इस कोर्स में हम नहीं करेंगे। मैं आपको सिर्फ नाम बताता हूँ, उसको कहते हैं मेजर थ्योरी। मेजर थ्योरी में ये एक फ्रेंच नाम है, लेबेग इंटीग्रल। लेबेग इंटीग्रल फिर आपको वो मसला हल करके दे देता है। सो वी विल होपफुली वी विल नॉट बी एनकाउंटरिंग those curves। तो ये मैं कुछ चीजें स्किप करके मैं आपको सिर्फ ये बता देता हूँ। आई थिंक यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। कोई आप गेस कर सकता है कि यहाँ पे क्या करने की इसने कोशिश की है? और आप क्या करते? आप ये करते ना, आप ये करते कि आप ये समेशन लेते एफ ऑफ सी के टाइम्स डेल्टा एक्स के फ्रॉम 1 to n, और आप करते कि लिमिट एन अप्रोचिंग इन्फिनिटी। तो इसने ये सीधा सीधा ये क्यों नहीं लिखा हुआ? वजह ये है कि दिस लिमिट में और मे नॉट एग्जिस्ट, ठीक है? तो इसने इसकी जगह इसने ये किया हुआ है, जो नॉर्म है ना, हमने वो किया हुआ है, सेट द नॉर्म टू 0 एंड इफ दैट गिव्स यू अ लिमिट दैट इज, वी कैन देन क्लेम कि ये आपके पास क्या है, डेफिनेट इंटीग्रल है। और इस लिमिट पर हम ये कर लेते हैं। ये जो डी एक्स है ना, डी एक्स का वो पता है, डी एक्स इस नोटेशन की पीछे स्टोरी ये है, किधर ये इरेजर किधर है इसका?
The reason he is preferring this notation is this limit, in this limit, the norm approaches 0 और यहाँ पे उसकी जगह आपको dx मिल जाता है. dx में भी वही implication है ना कि delta x approaches 0. So that is our sense. और इस सिंबल का मतलब ये है, इस सिंबल का, कि आप जब ये लिमिट ले लेंगे तो आप सिग्मा की जगह ये कर देंगे. बाकी आपका I hope you know everything. The only thing you must remember is that these variables are dummy variables. So आप इस x को कोई भी वैल्यू के साथ चेंज कर सकते हैं. ठीक है, तो अब ये उसका कौन सा स्पेशल केस के देख के बताएं. ये स्पेशल केस कौन सा वाला है? ये कौन सा वाला केस है जब आपके पास डेल्टा x क्या हो, सेम हो. So typically we will be using this case in this course, although it's not necessary. और ये आप देखो ना, ये चेंज कर रहे हैं t u x, जब तक ये दोनों लिमिट सेम है you will have the same answer. और ये जिसने बात की है ना, इंटीग्रेबल एंड नॉन इंटीग्रेबल फंक्शंस. इंटीग्रेबल हम उसको केस कहेंगे जब हमारे पास ये जो लिमिट है ये एग्जिस्ट करेगा. जब नहीं करेगा तो इसको हम कहेंगे नॉन इंटीग्रेबल. नॉन इंटीग्रेबल की जो, इसको हम पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन भी कहते हैं जो इंटीग्रेबल होंगे. अब एक एग्जांपल आपके जहन में ये क्वेश्चन जरूर आएगा कि ऐसा कौन सा फंक्शन होगा जिसके लिए लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता. ठीक है, तो अब इसमें ना एक और चीज भी, इस थ्योरी में मैं नहीं जाना चाहता, लेकिन इस चीज में बहुत जरूरी है कि यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं ना सी के की, नो मैटर हाउ यू चूज सी के. अच्छा, वहां पे ना वो लिमिट में बहुत आसान था. लिमिट में हम सिर्फ ये कहते थे कि राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. यहाँ पे बात सिर्फ राइट अपर, और आप कहेंगे कि नहीं अपर सम है और क्या है लोअर सम है. Upper sum and lower sum is just one way of classifying, because you can choose ck in many ways, in infinitely many ways. So you will have infinitely many ways of defining this integral. So your definition of integral, the limit is now more strict. You say that no matter how I choose ck, I should always end up at the same limit. ये आपको समझ आ रही है कि ये फर्क ये क्यों ज्यादा गंभीर है उस हमारे जो अभी तक लिमिट्स थे उससे क्यों गंभीर है कि उसमें आपके पास सिर्फ दो पॉसिबिलिटीज थी, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट. अब आपके पास सीके चूंकि बहुत चॉइसेस हैं, सो your way of saying is that no matter how I choose ck I should always get the same. Now this is more complicated. तो that is what we mean by integrable. तो अब ये एक एग्जांपल आप इसके बारे में आप जरा सोचें कि I have a function which will give me 1 if the input is rational and 0 otherwise. ठीक है, तो मैं सिर्फ एक बॉक्स के तौर पे अगर मैं इसको कह दूं, इस फंक्शन को एक बॉक्स के तौर पे, तो लेट्स से मैं यहाँ पे देता हूँ 2/3. तो व्हाट शुड इट गिव मी, जस्ट टू मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस फंक्शन. आउटपुट क्या होगा इसका? If you can read this, so what should be the output of this function when the input is 2/3? Input का मतलब ये है कि x is equal to 2/3. सर 1 नहीं होगा? 1 होगा. और लेट्स से अगर मैं इसको पाई दे दूं तो क्या होगा? ये 0. ये एक फंक्शन है 0. ठीक है, सिमिलरली अगर पाई की जगह मैं देता हूँ 2 स्क्वायर रूट, तो दिस शुड आल्सो गिव मी 0. अब ऐसे फंक्शन में जब आप लेट्स से अब आप इसके लिए रीमान सम अप्लाई करते हैं इस पे. ठीक है, अब रीमान सम आप ऐसे अप्लाई करें कि आपके जो इंटरवल्स होंगे ना, ये डेल्टा एक्स के, उसमें आप सी के की वैल्यू ऐसी चूज करें कि आपको जो एफ ऑफ सी के है ना वो आपको 1 मिल जाए. सी के, चूज सी के टू बी रेशनल. क्या? चूज सी के टू बी रेशनल. तो एफ ऑफ सी के क्या होगा? फिर 1 हो जाएगा. तो यू आर बेसिकली, अब आपका ये सम क्या हो जाएगा?
दिस f of ck is 1 because ck was rational, ठीक है। और डेल्टा x क्या है, डेल्टा x को आप 1 कर लो कि ये 1 है, क्योंकि आपके जो इंटरवल्स आपने ऐसे चूज किए हैं कि मतलब इसके दरमियान आपने डिस्टेंस 1 रखना है, ठीक है। तो आपके पास जो अपर सम है, अपर सम आपके पास बिकॉज यू सिंपली मल्टीप्लाइंग 1, नहीं डेल्टा x 1 नहीं होगा, सॉरी, डेल्टा x 1 ओवर n हो जाएगा, 1 ओवर n, क्योंकि यू हैव n पॉइंट्स, ठीक है। n पॉइंट्स में आपके पास देखो ना, b माइनस a डिवाइडेड बाय n, तो b क्या है, द इंटरवल इज 0 to 1, सो 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाय n, 1 ओवर n। तो अब यहाँ पे देखें कि समेशन में, आई नीड टू ड्रॉप दिस ऑफ, समेशन में this is 1 and this is 1 over n, so I have sum from 1 to n, 1 over n, and this I know is n times 1 over n, and that is 1, so मेरे पास अपर सम 1 आ गया। अब आप चेंज करें ck को, अब ck को आप इरेशनल कर दें, तो इरेशनल में इस समेशन में ये क्या हो जाएगा, 0। अब देखो ना, एक लोअर सम आपको 0 दे रहा है और अपर सम आपको क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। तो इसमें आप ये बताएं कि वो जो डेफिनेट इंटीग्रल है वो क्या होगा, 0 to 1 f of x dx क्या होगा, हम्म, 1। नहीं 1 कैसे होगा, देखो ना, एक 0 आ रहा है, एक 1 आ रहा है। So this is one way of choosing ck and this is another way of choosing ck. What was our claim? That no matter how we choose ck, we should always get the same value. उसी को हम डेफिनेट इंटीग्रल कह सकते हैं। तो यहाँ पे does not exist हमारा जवाब होगा क्या, Not exist. because you cannot have two answers. So yes, this जब तक ये फंक्शन नहीं आया था मैथ में, लोग समझ रहे थे कि रीमान सम शुड ऑलवेज वर्क, बट नाउ वी नो दैट इट डजंट वर्क, ठीक है। सो दिस होल थियरी ब्रेक्स डाउन, और हम उसमें नहीं देखेंगे, लेकिन हम एस्यूम करेंगे कि हमारे पास जितने भी फंक्शंस होंगे वो ऐसे नहीं होंगे, वी विल हैव अदर फंक्शंस। उसको कहते हैं पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन, पीस वाइज। अब Yes. आपके जहन में पीस वाइज कंटिन्यूस फंक्शन का ग्राफ कैसे बनेगा, वो ग्राफ ऐसे बनेगा कि बहुत सारा इसमें जंप्स हो सकते हैं, लेकिन पीस वाइज आपके पास जो पीसेस होंगे वो कंटिन्यूस होंगे। अब ये पीस वाइज कंटिन्यूस क्यों नहीं है, मुझे ये बताएं, क्योंकि आपको कोई भी पीस ऐसा नहीं मिल सकता जिसमें ये कंटिन्यूस हो ना। हर इंटरवल में जितना भी शॉर्ट हो उसमें आपके पास इन्फिनिटली मेनी रेशनल नंबर्स होंगे और इन्फिनिटली मेनी इरेशनल होंगे। सो इट इज टू मच ऑसिलेशन, अगर आप गौर करें ना इस पे, इट इज टू मच ऑसिलेशन टू हैंडल। वो रैशनल और इरेशनल में इतना इतना ज्यादा स्विच कर रहा है, और वाई एक्सिस पे कभी 1 कभी 0, और वो 1 और 0। आपको याद है हमारे पास ना लिमिट्स में भी एक क्वेश्चन था कि आपको याद होगा साइन 1 ओवर एक्स ये था ना। अब साइन 1 ओवर एक्स वाज ऑसिलेटिंग टू फास्ट नियर द ओरिजिन, तो इसलिए उसका लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता था। यू रिमेंबर दैट? Yes, sir. तो यहाँ पे भी वही Yes, बात हो sir. रही है कि ये फंक्शन ये इतना ऑसिलेटरी है कि इस केस में रीमान जो है ना बेबस हो जाता है। और ये प्रॉपर्टीज आपको याद होंगी कि ये लेट्स गेट टू दीस प्रॉपर्टीज के ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन अगर आप चेंज करें तो यू गेट नेगेटिव साइन। ये आप प्रूव कर सकते हैं आराम से, क्योंकि आपका बेसिकली डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स ये जो है ना चेंज हो जाएगा फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट डेल्टा एक्स, और फ्रॉम राइट टू लेफ्ट डेल्टा माइनस डेल्टा एक्स। जीरो विड्थ इंटीग्रल ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ए और ए सेम है तो विड्थ जीरो है। कांस्टेंट मल्टीपल, सम, डिफरेंस, एडिटिव, मिन, मैक्स। अगर फंक्शन की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू है किसी इंटरवल में, तो ये जो डिफरेंट इंटीग्रल है, दिस हैज टू बी बाउंडेड। ये यू कैन थिंक ऑफ इट लाइक सैंडविच थ्योरम, कि दिस इंटीग्रल हैज टू बी बिटवीन द वैल्यू when you choose the maximum value and when you choose the maximum minimum value.
और इनकी डोमिनेशन जो है ना, इफ वन फंक्शन इज डोमिनेटिंग अनदर फंक्शन ओवर द इंटरवल, तो उसका जो डेफिनेट इंटीग्रल होगा दैट विल आल्सो बी डोमिनेटिंग इट। ठीक है, लेट्स मैं होम रीडिंग के लिए आपको एग्जांपल 4 दे देता हूँ। ठीक है, एग्जांपल 4 में हम ये फंक्शन देखेंगे और इसके ये डिफरेंट केसेस बनेंगे पहले, रीमान सम्स वाले, और you will get the answer by that method, yeah, as n approaches infinity, p approaches 0, and you should get the same answer from area, क्योंकि आपको ट्रायंगल का एरिया पता है ना। ट्रायंगल देख के आप एरिया बता सकते हैं कि इसका एरिया क्या होगा, हाफ टाइम्स लेंथ टाइम्स हाइट। तो लेंथ क्या है इधर, b माइनस 0, और हाइट क्या है, b माइनस 0, so you get b squared over 2, और वो b squared over 2 आपके पास रीमान सम से भी आ जाता है और एरिया से भी आ जाता है। ठीक है, that was it for today। ठीक है।